वेलकम गाइज़, मेरा नाम मोहम्मद ताज शेख और मैं आपको वेलिएंट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के साथ खुशामदीद कहता हूं। तो गाइज़ आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसी डेवलपमेंट जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और उस जो डेवलपमेंट है उसने क्या कहते हैं इम्पेक्ट किया है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसके ऊपर इतनी बहस नहीं हो रही है, इतनी डिबेट नहीं हो रही है, इतनी उसके ऊपर बात नहीं हो रही जितनी इंटरनेशनली हो रही है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि वो क्या चीज़ है, वो क्यों हुई है और उसकी क्या इम्पेक्ट पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। तो फिर वो जो डेवलपमेंट हुई है वो है रशिया और यूक्रेन की जंग। रशिया और यूक्रेन की जंग को स्टार्ट हुए हुए अभी कुछ महीने हो गए हैं और इस कुछ महीनों में बहुत तेज़ी से जंग जारी है और क्या कहते हैं बहुत डेवास्टेटिंग जंग हो रही है। तो हमें सबसे पहले जंग के लिए जंग के हवाले से जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जंग की वजूहात क्या है, स्टार्ट की हुई, हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो देखिए हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रशिया और यूक्रेन सेंचुरीज़ एज अ वन कंट्री रह चुके हैं। पहले क्या कहते हैं रशियन एम्पायर के ज़माने में, फिर उसके बाद सोवियत यूनियन के ज़माने में। इन दोनों मुल्कों की तारीख स्टार्ट हुई थी कीवियन रूस व्लादिमीर द ग्रेट से इनकी तारीख शुरू होती है और चलते चलते बहुत से किंगडम्स एम्पायर है और बेसिकली एक बहुत बड़ा एम्पायर है जिसको हम रशियन एम्पायर बोलते हैं, जिसमें रशियंस और यूक्रेनियंस का बहुत बड़ा किरदार था उस एम्पायर को चलाने में। और फिर उसके बाद 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई, उसके बाद क्या कहते हैं एक सोवियत यूनियन बना जिसको हम यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते हैं। और फिर 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद बहुत सारे ममालिक बने, इसमें यूक्रेन भी बना जिसमें यूक्रेनियन रहते हैं और यूक्रेनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें जब सोवियत यूनियन मौजूद था तब हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब एक पैक्ट मौजूद था जिसको हम कहते हैं वार्सो पैक्ट। तो बेसिकली वार्सो पैक्ट था क्या, जिस तरीके का नेटो है उसी तरीके का वार्सो पैक्ट है जो ईस्टर्न ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं। तो वो सोवियत यूनियन ने बनाया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद जो है नेटो को भी डिसइंटीग्रेट ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि नेटो की बनने की सबसे बड़ी वजह रशिया था या सोवियत यूनियन था, क्योंकि सोवियत यूनियन जब ख़त्म हो गया तो उसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी वो बाकी रहा। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन अपनी नहीं करेगा। इस वजह से रशिया को थोड़ा सुकून हो गया कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मगर वक्त के साथ साथ नेटो अपनी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करता रहा। यूक्रेन और रशिया के पहले ताल्लुकात अच्छे रहे, मगर फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए। रशिया में चेचन्स वॉर होना शुरू हो गई, इकॉनमी नीचे जाना शुरू हो गई, उसके हालात ख़राब होना शुरू हो गए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो यूक्रेन है वो स्लोली चला गया क्या कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉक में, ठीक है ना। और ये भी हमें समझने की ज़रूरत है तो रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जितने भी हैं वो पहले यूक्रेन के थे, पहले वो यूक्रेन के अंदर थे सोवियत यूनियन के ज़माने में। इसी वहाँ पर एक मशहूर चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो फिर उसके बाद जब सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद उन्हें किया ये कि रशिया ने कहा कि भाई अब हमें सारे वेपन्स वापसी दे दें, ठीक है ना, इसके बदले में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और अमेरिका एक गारंटर था सिक्योरिटी का। तो फिर इस वजह से यूक्रेन ने वापसी दे दिए अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को रशिया को। आज वो न्यूक्लियर रशियंस के पास है और इसके बाद जो सिक्योरिटी गारंटीज़ मिली उसके बाद काफ़ी हद तक मामला ठीक रहे। मगर वक्त के साथ साथ स्लोली इस तरीके से हुआ कि मामला आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गए, उनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि रशिया के कुछ स्टेक्स थे, वो चाहता था कि नेटो की इस पर एक्सपेंशन ना हो। जो ईस्टर्न ब्लॉक वाले जितने भी ममालिक हैं वो यूरोप के कैंप में ना जाए, मगर आहिस्ता आहिस्ता जाने शुरू हो गए। यूक्रेन भी जाना शुरू हो गया। और पर रशिया की इंटरनेशनल इमेज ख़राब हो गई थी। बहुत सारे ममालिक हैं जो रशिया को नेगेटिव देखते थे। तो रशिया चाहता था कि हम अपनी पावर का मुजाहरा करें, हम दोबारा से एक मुल्क उभर कर, एक स्ट्रॉन्ग मुल्क उभर कर आ जाए। तो फिर इस वजह से और साथ में एक और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि नेटो की इस पर एक्सपेंशन हुई। तो रशिया ही चाहता था कि बताना चाहता दुनिया को कि मैं ऑन ग्राउंड क्या कहते हैं सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने पहले 2014 में जो है यूक्रेन का इन्वेजन किया डॉनबास रीजन में और क्रीमिया में। तो ये डॉनबास रीजन और क्रीमिया में लुहानस्क और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक बन गई और क्रीमिया में क्योंकि मेजॉरिटी रशियंस रहते तो रशिया ने उसको एनेक्स कर लिया और अब वो इलाके रशिया के अंडर कंट्रोल है। मगर 2022 में 24 क्या कहते हैं फरवरी को रशिया ने एक और इन्वेजन किया जिसको रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया। और रशिया ने कहा कि हम वेस्ट की वजह से ही कर रहे हैं, इसमें वेस्ट की गलती है। मगर इसमें रशिया के खुद के भी कुछ स्टेक्स थे, इस वजह से रशिया ने इस इन्वेजन को किया। और फिर उसके बाद जब ये इन्वेजन हुआ तो तब से लेकर अब तक मेरे ख्याल में कोई 120 या 30 डेज़ हो गए, ये जंग अभी तक जारी है। इस जंग की वजह से यूरोप में मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइसिस आया जिसको कहते हैं रेफ्यूजी क्राइसिस आया, जिसमें 80 लाख लोग तकरीबन मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं।
बिलियंस ऑफ पीपल इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो चुका है, मगर बहरहाल फिर भी ईस्टर्न रीजन में जंग जारी है। और इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि ये जंग जब भी होती है, कहीं पर भी होती है, उसका इम्पैक्ट पूरे ख़त्ते में या पूरी दुनिया में जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्या कहते हैं, सऊदी अरब के बाद ऑयल का, ठीक है, ऑयल और गैस का, और इसके बाद यूक्रेन सबसे बड़ा ग्रेन का एक्सपोर्टर है। तो इस चीज़ की वजह से एक तो जो ऑयल की एक्सपोर्ट है जो रशिया से हो रही थी, एक तो उसका इफेक्ट पहुंचा है, और फिर फूड क्राइसिस फैल गया। क्योंकि होता ये है कि यूक्रेन जो है पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में ग्रेन देता है, वीट हो गया और आपका कॉर्न हो गया तो देता है। तो इस वजह से जब जंग शुरू हुई तो उसमें जो क्या कहते हैं डैमेज हुआ है, उसकी वजह से जो वो एक्सपोर्ट रुक गई। इस वजह से बहुत से ममालिक में अभी भी और आगे आने वाले वक्त में फूड क्राइसिस आ सकता है। इस वजह से बहुत से ममालिक में बहुत सी जो रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं वो महंगी हो सकती हैं। इस पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जंग है उसमें से हुआ ये है कि क्योंकि जो रशिया है वो यूरोप को फूड जो होता है वो ऑयल और गैस प्रोवाइड करता था, तो इससे उनकी इकॉनमी चलती थी, उससे उनकी क्या कहते हैं यूरोप की इकॉनमी चलती थी, उनकी फील्ड्स चलती थी, उनकी फैक्ट्रीज चलती थी। और तो क्या कहते हैं हुआ ये कि जब वो जंग हुई तो यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी। जो सैंक्शंस लगाई उसके बदले में रशिया ने क्या किया, रशिया ने ऑयल और गैस कम कर दिया, उनको देना कम कर दिया। तो बहुत से ममालिक ने वो तो कर लिया, सेव तो कर लिया, मगर किसी स्पेसिफिक वक्त के लिए किया। इस रोकने की वजह से, बंद करने की वजह से बहुत सारी यूरोप में फैक्ट्रीज बंद हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई, क्योंकि यूरोप से पूरी दुनिया में सामान जाता है। तो प्रोडक्शन कम होने की मुराद ये है कि पूरी दुनिया में एक और फूड क्राइसिस वहाँ से भी फैलेगा। तो इसके अलावा जब वो कम हुई तो फिर इसके अलावा ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर जब ऑयल को जब कम कर देता है, क्या कहते हैं देना पूरी दुनिया में, तो एकदम से प्राइस हाइक हो जाती हैं। इस वजह से प्राइस हाइक पूरी दुनिया में हुई, इन्फ्लेशन भी बढ़ी, पाकिस्तान में प्राइस हाइक हुई, क्योंकि पाकिस्तान जो है दूसरे ममालिक से, रशिया के अलावा दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है। मगर ये है कि वहाँ पर जब प्राइस इंटरनेशनली हाइक हुई, ऑटोमेटिकली हमें भी महंगा पड़ा। जब हम उसको लेते हैं ऑयल को और गैस को, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ टैक्सेस लगते हैं, कस्टम्स वगैरह लगते हैं, रिफाइन होता है, तो उस वजह से हमें महंगा पड़ता है। जब पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें महंगी होंगी। तो इस वजह से उस वजह से होता ये है कि जो पूरी दुनिया है वो डॉलर्स के ऊपर चलती है। पूरी जो दुनिया है, इस जंग का एक और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया डॉलर्स के ऊपर चलती है। तो होता ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यूरोप से कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ तो होगा ये, मैं यहाँ पर सबसे पहले रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाऊँगा और डॉलर्स को फिर उसके बाद मैं कन्वर्ट करूँगा क्या कहते हैं यूरोज़। वहाँ जब डॉलर्स उधर जाएंगे तो वो डॉलर्स को उधर से यूरोज़ में कन्वर्ट होंगे। तो इस वजह से दोनों तरफ से क्या कहते हैं जो फ़ायदा है वो एक तरीके से डॉलर को, या जो मुल्क डॉलर को चलाता है उसको ये फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से रशिया और यूक्रेन का ये भी एक पॉइंट है कि हम किसी तरीके से क्या कहते हैं डी डॉलराइजेशन करें। तभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक हैं, इस वजह से जो चाइना और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, और इस वजह से वो ज़्यादा ऑयल ख़रीद रहे हैं और वो बहुत सस्ते दामों ख़रीद रहे हैं ऑयल, और इस वजह से वो रशिया को रूबल्स में, लोकल करेंसी में डॉलर्स के बजाय पे कर रहे हैं। तो ये अभी तो नहीं है, मगर आगे आने वाले वक्तों में जो मुल्क डॉलर को कंट्रोल करता है उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा देखें जो चाइना है या इंडिया है बहुत सस्ता ऑयल ख़रीद रहा है, मगर हम नहीं ख़रीद रहे। तो सबसे बड़ी वजह ये कि हम क्यों नहीं ख़रीद रहे, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी बात है कि हम क्यों नहीं ख़रीद रहे। तो इसकी एक और सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि देखें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका रशिया भी हिस्सा है और सेंट्रल एशिया भी हिस्सा है, जो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। तो रशिया ही चाहता था, पाकिस्तान भी ये चाहता था कि हमारी पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात और रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात। तभी इमरान खान उधर गए, उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया, मगर यूरोप बहुत सारे ममालिक चाहते थे कि इमरान खान ना जाए, ठीक है ना, और क्या कहते हैं कंडेम करें रशिया यूक्रेन वार को और वहाँ पर ना जाए। मगर फिर भी क्योंकि हमने वहाँ पर वादा कर लिया था तो हमें जाना पड़ा, और फिर जब वहाँ से वापसी आए तो फिर एकदम से आपने अदम एतमाद की तहरीक देखी और बहुत से इख्तलाफात जो पैदा हुए, आप कह सकते हैं उसकी वजह से भी इमरान खान का आउटसर हुआ। क्योंकि देखें इंटरनेशनली आप जो भी कदम उठाते हैं उसका इंटरनेशनली इम्प्लिकेशंस होती हैं, उसकी कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तभी आपने जो भी कदम उठाना है अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को देखकर, उन चीज़ों को समझ कर, अंडरस्टैंड करके उठाना है। तो आप भी कह सकते हैं बहुत सारी वजूहत में से ये भी वजह होगी जिनको बहुत से इंटरनेशनल ममालिक ने, इस वजह से इमरान खान ने या पाकिस्तान ने बहुत से इंटरनेशनल ममालिक को नाराज़ किया होगा। इस वजह से भी जो है क्या कहते हैं हो सकता है आउटसर हुआ। जिस तरीके से इंडिया को देख लें, वो बहुत ज़्यादा मजबूत मुल्क है, उसको बहुत से मुल्कों ने कहा कि भाई आप ना करें, आप ना ऑयल और गैस लें, मगर फिर भी ऑयल और गैस उन्होंने लिया।
सही है। उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि वो इतने मजबूत हैं कि वो किसी भी मुल्क को जवाब दे सकते हैं कि भाई हम अपने मुल्क लोगों के मफाद के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑयल और गैस ले लिया, मगर फिर भी हम नहीं ले पाए। किसकी वजह है? कि हम शायद इतने मजबूत नहीं हैं इंटरनेशनली। हम मिडिल पावर तो हैं कि, मगर एक बहुत बड़ी पावर नहीं है कि जिस वजह से हम इसको रोक सकें। तभी हमें ये चीज़ समझना है कि जब भी इंटरनेशनली कोई भी चीज़ होती है तो उसकी इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया में पड़ती हैं और पाकिस्तान में पड़ती है। भले आप मीडिया को उठा लें, मीडिया के साथ साथ आप क्या कहते हैं, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया को उठा लें, अल जज़ीरा को उठा लें या कोई भी और जिस तरीके फॉक्स न्यूज़ को उठा लें, आप रोज़ देख सकते हैं कि क्या क्या इस जंग की वजह से इंटरनेशनली नुकसान हो रहे हैं और पाकिस्तान को भी इंटरनेशनली इसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। सही है ना? तो अब जब दुनिया को नुकसान होगा तो ऑटोमेटिकली हमें भी नुकसान होगा। जिस तरीके से अभी बाइडन जो हैं वो सऊदी अरब गए, तो वो जब सब सऊदी अरब गए तो वो उनका एक सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब में जाने की ये थी कि आप अपने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएं। मगर सऊदी अरब अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, वो उससे ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता, तो उसने माजरत कर ली। तो हम ये देख सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़ी सी परेशानियों वाले हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि जिस तरह डॉलर की, क्योंकि इंटरनेशनली जो कुछ भी अभी हुआ है ना इस जंग की वजह से, डॉलर्स की प्राइस ऊपर चली गई है। डॉलर्स की प्राइस ऊपर जाने से ऑटोमेटिकली दूसरी जितनी करेंसीज हैं उनकी जो अहमियत है वो कम हो जाती है, उनकी रेट्स में फ़र्क आ जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान में ये होगा तो आपका जो है ना ऑटोमेटिकली जो कर्ज़ा है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो आपके रिज़र्व्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो जब आपके रिज़र्व्स कम होंगे तो फिर इसमें यह होगा कि फिर आप डिफ़ॉल्ट हो सकता है आप होने की तरफ जानेंगे। पाकिस्तान के बाद 2-3 हफ्तों के जो रिज़र्व्स रह गए उसके बाद हो सकता है अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो भी रशिया और यूक्रेन में हुआ, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला इसको हल करे और जो है वहाँ के लोगों के लिए बेहतरी का मामला करे और ये पीस हो जाए, क्योंकि जंग बहुत रूथलेस होती है और किसी का भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को समझने की और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हम अपनी सियासत को भी देखें, मगर हम इंटरनेशनली जो भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है हम उसको भी सीखें, उसको भी समझें, उसको भी अंडरस्टैंड करें, उसको भी ऊपर भी नोटिस रखें। इस चीज़ में बहुत से लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों की अलग वे ऑफ थिंक भी इसमें हो सकता है, मगर हमें ये चीज़ समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि देखें ये जो भी कुछ हो रहा है ये इम्पैक्ट हमें भी करेगा, दुनिया को भी करेगा, और रशिया यूक्रेन है, रशिया और यूक्रेन के लोगों को भी करेगा और इस रीजन के लोगों को भी करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें भी करेगा। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो घंटी का आइकन है उसको भी आप दबा दें, ताकि दुनिया भर से और पाकिस्तान में से वो क्या कहते हैं न्यूज़ जो आप जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज नहीं होती प्रॉपर, आप हमारे प्लेटफॉर्म से उन सारी की सारी चीज़ों को जान सकते हैं। उम्मीद है मुझे आप लोग को ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।